हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। और हमारे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में गोनड्स में ओवरी पढ़ने वाले हैं और ओवरी से स्राव होने वाले हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मानव शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावीय ग्रंथियां रहती हैं। तो उसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और गोनड्स में टेस्टिस भी हम लोग अपने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाके जीएनएम आयुर्वेदा के अंडर मिल जाएगी। आज हम लोग डिंब ग्रंथियां या ओवरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, ओवरीज फीमेल्स में पाई जाती हैं और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ओवम रिलीज करना, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं ये जो ओवम बनने की प्रक्रिया है ये कैसी होती है। जन्म के समय कन्या शिशु की प्रत्येक डिंब ग्रंथि या ओवरी में हजारों की संख्या में आदिपूटक होते हैं। आदिपूटक यानी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स इन्हें कहा जाता है। इन्हीं से ही ओवम बनते हैं। यौवन आरंभ अर्थात 12 से 16 वर्ष की आयु में इनका परिपक्वन आरंभ हो जाता है। किसी स्त्री के संपूर्ण जीवन में लगभग 500 फॉलिकल्स ही परिपक्व हो पाते हैं, शेष विघटित हो जाते हैं। तो यौवन आरंभ यानी जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, प्यूबर्टी के टाइम से ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पाई जाती हैं इनमें मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये मैच्योर होने लगती हैं, ये आगे चल के फॉलिकल्स में परिवर्तित होने लगती हैं। तो ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हजारों की संख्या में पाई जाती हैं, इनमें से करीबन 500 फॉलिकल्स ही बन पाती हैं और एक स्त्री के फर्टाइल पीरियड में इतनी ही फॉलिकल्स ओवम रिलीज कर पाती हैं। जब फॉलिकल परिपक्व होता है तो इसकी भित्ति का निर्माण करने वाली कोशिकाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से फॉलिकल का परिवर्धन हो जाता है और उसके भीतर बनने वाले द्रव से गुहा भर जाती है। इस द्रव को पूटक द्रव या लीकर फॉलिक्यूली कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स नजर आ रही होंगी। ये सब छोटी छोटी सी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। ये धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल में बदलती है, फिर धीरे धीरे और बड़ी होने लगती हैं। तो इसके अंदर एक कैविटी सी क्रिएट होने लगती है और इस कैविटी के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको लीकर फॉलिक्यूली कहा जाता है। प्रति माह ऋतुस्राव समाप्त होने के अगले दिन से एक ओवरी में एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल का विकास होना आरंभ हो जाता है। पूर्ण विकसित या परिपक्व फॉलिकल को वेसिकुलर ओवरियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो ये जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने के बाद, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब बंद हो जाती है, तब एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है ओवरी के अंदर। तो ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये मैच्योर होने लगता है, बढ़ने लगता है, प्राइमरी फॉलिकल में बदलता है, फिर डेवलपिंग फॉलिकल में बदलता है, फिर धीरे धीरे ये आगे चल के ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। तो जब एक फॉलिकल मैच्योर हो जाती है हम उसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं या फिर वेसिकुलर ओवरियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में लीकर फॉलिक्यूली की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे इसका आकार भी बढ़ता जाता है और वह ओवरी की सतह पर एक उभार के रूप में उभर आता है। लगभग 14वें दिन इसमें तनाव बढ़ने से यह फट जाता है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन क्या प्रक्रिया होती है? ओव्यूलेशन में ओवम रिलीज होता है एक ग्राफियन फॉलिकल से, है ना। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में ग्राफियन फॉलिकल में जो लीकर फॉलिक्यूली की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है ना। तो ये जो लीकर फॉलिक्यूली की मात्रा बढ़ने की वजह से ग्राफियन फॉलिकल का साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब 14th डे आता है तब क्या होता है, ये जो फॉलिकल है ये ओवरी की सतह पे एक उभार के रूप में देखने को मिलता है और फिर 14वें दिन इसमें से ओवम का रिलीज होता है। ये फूट जाता है बाहर की ओर और ओवम रिलीज हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। फटने से आंतरिक भाग में स्थित डिंब या ओवम ओवरी से बाहर निकलकर
परिउदरीय गुहा यानी पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है। इस प्रक्रिया को डिंब क्षरण या डिंब उत्सर्जन या ओव्यूलेशन कहते हैं। यह ओवम फैलोपियन ट्यूब के इन्फंडिबुलम से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाता है। तो जब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो जाती है, ये ओवम रिलीज हो जाता है। यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। ये ओवम रिलीज होने के बाद कहाँ जाता है? ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। इन्फंडिबुलम से होता हुआ ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं। तो ये जो फॉलिकल्स हैं, ये जो ग्राफियन फॉलिकल हम लोग देख रहे हैं, इसमें से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ओव्यूलेशन के उपरांत फॉलिकल को आस्तरित करने वाली कोशिकाएं अंदर की ओर वृद्धि करके कॉर्पस ल्यूटियम या पीत पिंड या इसको येलो बॉडी भी कहा जाता है में परिवर्तित हो जाती हैं। यह अस्थायी एंडोक्राइन टिश्यू फीमेल सेक्स हार्मोन्स स्रावित करती हैं। तो जब ये ओवम रिलीज हो जाता है, ये फॉलिकल फूट जाता है, उसके बाद क्या होता है? ये टिश्यूज अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, अंदर की ओर ग्रोथ होने लगती हैं और इसके अंदर की जो कैविटी थी जिसमें लीकर फॉलिकल था, वो सब तो निकल गया, वो द्रव सारा निकल गया ओवम के साथ, है ना। तो इसके अंदर थोड़ा सा ब्लड क्लॉट या थोड़ा सा खून भर जाता है और वो धीरे धीरे क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। आगे चल के देखिए, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, इसमें से फीमेल सेक्स हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या क्या है ये हमें पता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। तो जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ईस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है और प्रोजेस्टेरॉन की ज्यादा मात्रा में स्राव कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। ईस्ट्रोजन कम हो जाता है लेकिन होता जरूर है। ईस्ट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा स्रावित होती है और प्रोजेस्टेरॉन की ज्यादा मात्रा स्रावित होती है कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है जो अतिरिक्त डिंबोत्सर्जन होने से रोकता है तथा इनके प्रभाव से एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है एवं डिंब के निषेचित होने पर यानी फर्टिलाइजेशन होने पर या प्रेगनेंसी की दशा में मेमरी ग्लैंड्स के विकास को उद्दीप्त करती है। तो ये जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, ये दोनों ही हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत सारे प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले तो कॉर्पस ल्यूटियम से स्राव होने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है? वो आगे की ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को कम करता है या बंद कर देता है। तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन शरीर में बना रहता है तब तक ओव्यूलेशन नहीं होती है और नया ओवम नहीं बनता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी ठहरने के लिए एक ही ओवम काफी होता है। अगर एक से ज्यादा ओवम बनने लगे तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, है ना। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए या प्रेगनेंसी आ जाए तो यही हार्मोन्स मेमरी ग्लैंड्स के विकास को उद्दीप्त करती हैं। मिल्क सिक्रेशन की प्रोसीजर बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि आगे चल के सद्यजात शिशु का सबसे प्रथम आहार मात्र दुग्ध ही होता है या जो मिल्क मेमरी ग्लैंड में बनता है वही शिशु का सबसे पहला और सबसे मुख्य आहार होता है। यदि कॉर्पस ल्यूटियम की निर्मित होने के बाद 14 दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यह विघटित हो जाती है और इसके स्थान पे तंतुमय ऊतक का एक पिंड बन जाता है जिसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं होती है शरीर में, इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो नष्ट हो जाता है धीरे धीरे और कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। ठीक है, तो एक हल्का सा छोटा सा टिश्यू बस बच जाता है जिसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहा जाता है। इसके तुरंत बाद प्रायः ऋतुस्राव होने लगता है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है तो शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों की मात्रा कम हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ऋतुस्राव शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है ना। और यूट्रस के अंदर जो भी एंडोमेट्रियम बना था और ये जो ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर से होता हुआ यूट्रस में आया था, ये सारा मैटर अंदर का बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। यदि निषेचन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के प्रथम 2 से 3 माह तक सक्रिय रहती है।
तद उपरांत वो विघटित होकर प्लेसेंटा का रूप ले लेती है। ठीक है, तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बच्चा ठहर जाता है, प्रेगनेंसी आ जाती है, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, 2 से 3 माह तक यानी पहले के 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम से स्राव होने वाला प्रोजेस्टेरॉन ही गर्भावस्था को मेंटेन करके रखता है। और तीसरे महीने के बाद क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और वहां पे प्लेसेंटा बनने लग जाती है, जो आगे चल के फिर जो फीटस है उसका भरण पोषण करती है। कॉर्पस ल्यूटियम एवं प्लेसेंटा रिलैक्सिन नामक हार्मोन भी स्रावित करती है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, यह प्रसव के दौरान जनन नली या बर्थ कैनल को ढीला करता है तथा गर्भाशय मुख, सर्विक्स एवं सिम्फाइसिस प्यूबिस के लिगामेंट्स को मुलायम करने में मदद करता है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम से ही रिलैक्सिन हार्मोन का भी स्राव होता है और ये रिलैक्सिन हार्मोन डिलीवरी के दौरान या लेबर पेन के दौरान बहुत ही हेल्पफुल होता है। इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, जो बर्थ कैनल है, जो पेल्विक मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो सब धीरे धीरे ढीले होने लगते हैं या वहाँ हम बोलते हैं कि प्रसव का रास्ता धीरे धीरे खुलने लगता है और शिशु के प्रसव में ये बहुत ही उपयोगी होता है। शिशु का प्रसव फिर बहुत ही सुविधा से हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि ग्राफियन फॉलिकल से मेनली ईस्ट्रोजन का स्राव होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों का स्राव होता है और इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम और अगर प्लेसेंटा बनती है प्रेगनेंसी के दौरान तो उससे रिलैक्सिन नामक हार्मोन का भी स्राव होता है। ये तीनों हार्मोन्स एक स्त्री के शरीर में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो आइए सबसे पहले ईस्ट्रोजन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके स्राव का स्रोत क्या है? यह सामान्य नॉन प्रेग्नेंट महिला में ईस्ट्रोजन ओवरी के फॉलिकल्स की थेका इंटरना कोशिकाओं द्वारा बड़ी मात्रा में और ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा कम मात्रा में स्रावित होती है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि ये ग्राफियन फॉलिकल की जो थेका इंटरना होती है, यानी ये जो लेयर है यहाँ पे, ये इसको थेका इंटरना कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो थेका इंटरना होती है, इस लेयर से ईस्ट्रोजन का स्राव होता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक स्लाइड आप लोगों को दिखाई गई है। ये एक ग्राफियन फॉलिकल की पिक्चर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ अंदर oocyte या ओवम बन रहा है और ये इसकी एंट्रम है जिसके अंदर लीकर फॉलिक्यूली या जो द्रव है, पूटक द्रव, वो जमा रहता है। और इसी फॉलिकल की ये जो बाहर की लेयर आप लोग देख रहे हैं, इसको थेका इंटरना कहा जाता है। इसी थेका इंटरना से ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है और यही ग्राफियन फॉलिकल जब ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम से भी थोड़ा सा ईस्ट्रोजन स्रावित होता है। ओव्यूलेशन के पहले फॉलिकुलर फेज के आखिरी चरण में ईस्ट्रोजन का स्राव प्रमुख रहता है। तो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होने से पहले ईस्ट्रोजन का स्राव ज्यादा होता है और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होने के बाद ईस्ट्रोजन का स्राव कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन विशेष रूप से एंड्रोस्टेनिडियोन नामक एंड्रोजन से बनता है जो थेका इंटरना कोशिकाओं से स्रावित होता है। एंड्रोस्टेनिडियोन थेका कोशिकाओं से ग्रैनुलोसा कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है, जहां एंजाइम एरोमेटेज की गतिविधि द्वारा इसे ईस्ट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे जो थेका इंटरना सेल्स हमने देखी, ये एंड्रोस्टेनिडियोन बनाता है। एंड्रोस्टेनिडियोन यहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स के पास चली जाती है। इसके अंदर ये जो सेल्स आप लोग देख रहे हैं, ये जोना ग्रैनुलोसा है, यहाँ पे ये ग्रैनुलोसा सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स के पास चली जाती है एंड्रोस्टेनिडियोन और वहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम है एरोमेटेज। ये एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, एंड्रोस्टेनिडियोन ईस्ट्रोजन में बदल जाता है। ठीक है, तो जो एंड्रोस्टेनिडियोन आपके थेका इंटरना सेल्स से बनती है, वो ग्रैनुलोसा सेल्स में जाके ईस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है एंजाइम एरोमेटेज द्वारा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद
एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा भी ईस्ट्रोजन की थोड़ी मात्रा स्रावित होती है। ये हमने एड्रेनल ग्लैंड पढ़ते वक्त पढ़ा है। कुछ एंड्रोजेंस एड्रेनल ग्लैंड से भी स्रावित होते हैं, लेकिन कम मात्रा में स्रावित होते हैं। देन गर्भवती महिला में अपरा या प्लेसेंटा से काफी मात्रा में ईस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो हमें ये पता चला कि ईस्ट्रोजन एक तो ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है, दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम से भी ईस्ट्रोजन थोड़ा सा स्रावित होता है। और ईस्ट्रोजन कहाँ बनता है? ये थेका इंटरना सेल्स से एंड्रोस्टेनिडोन नामक एंड्रोजन के जोना ग्रैनुलोसा सेल्स द्वारा परिवर्तित होने से बनता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी थोड़ा सा ईस्ट्रोजन बनता है। और प्लेसेंटा जब होती है गर्भवती महिला में, तो प्लेसेंटा से बहुत सारा ईस्ट्रोजन बनता है। ईस्ट्रोजन प्लाज्मा में 3 रूपों में मौजूद रहता है: बीटा एस्ट्राडियोल, ईस्ट्रोन और एस्ट्रियोल। ईस्ट्रोजन के तीनों रूप प्लाज्मा में पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, पर उनमें बीटा एस्ट्राडियोल की मात्रा और शक्ति ईस्ट्रोन और एस्ट्रियोल की तुलना में अधिक होती है। तो ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है: बीटा एस्ट्राडियोल, ईस्ट्रोन और एस्ट्रियोल। लेकिन इनमें से बीटा एस्ट्राडियोल की मात्रा भी ज्यादा रहती है और इसकी शक्ति भी ज्यादा रहती है। इसके बाद आइए देखते हैं ईस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या क्या हैं। ईस्ट्रोजन का प्रमुख कार्य प्रजनन से संबंधित यौन अंगों और अन्य ऊतकों में सेलुलर प्रसार और ऊतक वृद्धि को बढ़ावा देना है। बचपन में ईस्ट्रोजन कम मात्रा में स्रावित होता है। यौवन के दौरान स्राव तेजी से बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप यौन अंगों में परिवर्तन होता है। तो ईस्ट्रोजन का जो मेन फंक्शन है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद टिश्यूज और सेल्स में जो भी वृद्धि होती है, जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रसार होता है, वो सब ईस्ट्रोजन द्वारा ही स्टिमुलेटेड होता है। ईस्ट्रोजन के निम्न प्रभाव होते हैं। देखिए क्या क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले ओवरियन फॉलिकल्स पे प्रभाव। ईस्ट्रोजन ओवरियन फॉलिकल के प्रसार को बढ़ाता है, फॉलिकल के विकास को बढ़ावा देता है। यह थेका सेल्स की सिक्रेटरी एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो फॉलिकल्स मैच्योर हो रही हैं, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स बन रही हैं, ये भी ईस्ट्रोजन के प्रभाव से ही बन रही हैं, है ना। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन इन्हीं प्राइमरी फॉलिकल्स द्वारा सिक्रेशन होता है और यही प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स में परिवर्तित करने में भी हेल्प करते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो थेका सेल्स की भी सिक्रेटरी एक्टिविटी या स्राव को ये बढ़ाता है और ज्यादा ईस्ट्रोजन बनाने में मदद करता है। देन नंबर 2, यूटेरस पर प्रभाव। ईस्ट्रोजन गर्भाशय में निम्नलिखित परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है? देखिए, एंडोमेट्रियल कोशिकाओं के प्रसार के कारण गर्भाशय का अपने बचपन के आकार से लगभग 2 गुना तक बढ़ना। तो ये जो गर्भाशय है, ये बचपन में छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आती जाती है, शरीर की वृद्धि होती जाती है, तो गर्भाशय भी बढ़ता है ना। तो ये जो गर्भाशय बढ़ता है, ये करीबन दुगने आकार तक पहुंच जाता है। ये ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। देन दूसरा, एंडोमेट्रियम के लिए रक्त की आपूर्ति में वृद्धि। यानी जब हर एक साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम बनती है और फिर टूट के बाहर निकल जाती है ना। तो ये जो एंडोमेट्रियम बनती है, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है, उसकी वजह से ये मोटी होती जाती है। ये ईस्ट्रोजन के प्रभाव से होता है। एंडोमेट्रियम में ग्लाइकोजन और फैट का जमाव। एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए या इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए इसमें ग्लाइकोजन और फैट जमा होना जरूरी है। और ये एंडोमेट्रियम क्यों बनता है? ये फीटस को न्यूट्रिशन देने के लिए बनता है, तो इसके लिए भी ग्लाइकोजन और फैट का जमाव यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, जो कि ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। देन एंडोमेट्रियम की रक्त वाहिकाओं का प्रसार और फैलाव। एंडोमेट्रियम की वृद्धि करने के लिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई का भी प्रसार होना चाहिए, उसकी भी वृद्धि होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी वृद्धि भी ईस्ट्रोजन के प्रभाव से होती है। एंडोमेट्रियल ग्रंथियों का प्रोलिफरेशन और डायलेटेशन, जो ब्लड फ्लो में वृद्धि के साथ अधिक टॉर्चुअस हो जाते हैं। तो एंडोमेट्रियम में जो ग्लैंड्स होती हैं, वो धीरे धीरे आगे चल के घुमावदार हो जाती हैं, जिसको टॉर्चुअस बोला जाता है। ठीक है, तो ये घुमावदार जब हो जाती हैं, इनमें ब्लड सप्लाई और ब्लड वेसल्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सब ईस्ट्रोजन के प्रभाव से होता है। गर्भाशय की मांसपेशियों की सहज गतिविधि और
ऑक्सीटोसिन के प्रति उनकी संवेदनशीलता में वृद्धि। तो गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो ईस्ट्रोजन द्वारा भी नियंत्रित होती हैं। और ईस्ट्रोजन और क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के प्रति गर्भाशय की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन क्या हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराने में मदद करता है, ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये जो ऑक्सीटोसिन के प्रति गर्भाशय की जो संवेदनशीलता है ये ईस्ट्रोजन द्वारा ही बढ़ाई जाती है। गर्भाशय के मांसपेशियों की संकुचनता में वृद्धि भी ईस्ट्रोजन कराता है, यानी गर्भाशय का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर निकल जाना होता है, तो वहां पर भी गर्भाशय में संकुचन जरूरी होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होना जरूरी होते हैं, तो ये ईस्ट्रोजन की मदद से होता है। और बर्थ के दौरान यानी बेबी डिलीवरी के दौरान भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस जरूरी होते हैं, है ना, तो वहां पर भी ईस्ट्रोजन के द्वारा ही ये कॉन्ट्रैक्शंस स्टिमुलेट होते हैं और ऑक्सीटोसिन द्वारा ये कॉन्ट्रैक्शंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सभी बदलाव गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करते हैं। तो गर्भाशय पे जो भी प्रभाव होता है ईस्ट्रोजन का वो क्यों होता है? गर्भाशय गर्भधारण के लिए उपयोगी हो जाए। इसी गर्भधारण के लिए गर्भाशय में जो भी चेंजेस होने चाहिए वो ईस्ट्रोजन द्वारा ही स्टिमुलेट होते हैं। देन तीसरा, फैलोपियन ट्यूब पे प्रभाव। ईस्ट्रोजन क्या करता है? फैलोपियन ट्यूब की म्यूकोजल लाइनिंग पर कार्य करता है और विशेष रूप से फैलोपियन ट्यूब्स को आस्तर करने वाले सिलिएटेड एपिथेलियल कोशिकाओं की संख्या और आकार को बढ़ाता है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर हमें पता है सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, यानी ऐसी जो सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है, उनमें सीलिया पाई जाती है, छोटे छोटे प्रोसेसेस पाए जाते हैं, इनको सीलिया कहा जाता है। ठीक है, ये जो सीलिया होती है ये क्या करती है? ये जो सीलिया होती है ये ओवम के मूवमेंट को या जो फ्लो उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर बना रहता है वो सीलिया उस फ्लो को, उस मूवमेंट को मेंटेन करती है। तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? ईस्ट्रोजन करता है। ये सीलिया की गतिविधि को बढ़ाता है ताकि फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का आवाजाही सुगम हो सके। तो ये जो ओवम है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर से ही ट्रेवल करता है ओव्यूलेशन होने के बाद, है ना। तो ये जो ओवम इसके अंदर से ट्रेवल करता है ये कैसे ट्रेवल करता है? इसके अंदर जो वॉल्स में सीलिया पाई जाती है इसी के मूवमेंट से ओवम आगे बढ़ता रहता है या आगे बढ़ने में प्रेरित होता है। फैलोपियन ट्यूब में ग्रंथि ऊतकों के प्रसार को भी ईस्ट्रोजन बढ़ाता है। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उसके वॉल्स में, इन्हीं ग्रंथियों से लिक्विड का भी स्राव होता है। तो ये लिक्विड मीडियम भी बहुत जरूरी है ओवम के ट्रैवल करने के लिए, है ना। तो इन ग्रंथियों की वृद्धि और प्रसार भी ईस्ट्रोजन द्वारा ही रेगुलेट होती है। ये सभी बदलाव अंडाणु के निषेचन या फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमें पता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर होती है। ये जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म और ओवम का कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पे यूनियन होता है, फर्टिलाइजेशन इसे कहा जाता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है। तो इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर के लिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये सारे चेंजेस होना बहुत जरूरी होते हैं जो कि ईस्ट्रोजन की मदद से हो पाता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखिए फैलोपियन ट्यूब की सेक्शन ली गई है और उसके अंदर आपको ये सीलिया बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये सीलिया मूवमेंट्स जब करती हैं तो ये मूवमेंट की वजह से ओवम इसके अंदर ट्रेवल कर पाता है। देन नंबर 4 आता है योनि पे प्रभाव। ईस्ट्रोजन क्या करता है? योनि एपिथेलियम को क्यूबॉइडल से स्ट्रेटेड प्रकार में बदलता है। स्ट्रेटेड एपिथेलियम आघात और संक्रमण के लिए अधिक प्रतिरोधी होती है। प्रसार द्वारा योनि एपिथेलियम की परतों को बढ़ाता है, योनि के पीएच को कम करता है जिससे ये अधिक अम्लीय हो जाता है। तो योनि या फिर जो वेजाइनल कैनल है, वेजाइनल कैनल के अंदर की जो सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनमें ये क्या करता है? उनमें ये परिवर्तन करता है, उनको ये क्यूबॉइडल से स्ट्रिएटेड एपिथेलियम में बदल देता है, क्योंकि स्ट्रिएटेड एपिथेलियम जो होती है वो ज्यादा प्रतिरोधक होती है किसी भी इन्फेक्शन के लिए। तो किसी भी इन्फेक्शन से ये बचाव या इसको बच के रहना होता है ना। तो ये इसीलिए स्ट्रिएटेड एपिथेलियम में बदल जाती है और इसका पीएच भी कम हो जाता है ताकि वहां पे
किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस ग्रो ना कर सके। ये सभी परिवर्तन कुछ सामान्य योनि संक्रमणों जैसे गोनोरियल वेजिनाइटिस के रोकथाम के लिए आवश्यक है। इस तरह के संक्रमण को ईस्ट्रोजन के प्रशासन द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये वजाइना को इन्फेक्शन से बचाता है। जो बाहर के इन्फेक्शंस वजाइना में लगने का डर रहता है, उससे ये उसको प्रिवेंट करता है। वजाइना का पीएच जब कम हो जाता है, ये अम्लीय हो जाता है, तो इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। बैक्टीरिया जितनी होती हैं, ये अम्लीय मीडियम में नष्ट हो जाती हैं, ग्रो नहीं कर पाती हैं। इसीलिए योनि के पीएच का कम होना बहुत जरूरी होता है, जो कि ईस्ट्रोजन के प्रभाव से बना रहता है। उसके बाद आता है द्वितीयक यौन लक्षणों पर प्रभाव। तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, महिलाओं में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, प्यूबर्टी के बाद डेवलप करते हैं, वो सब ईस्ट्रोजन के स्राव द्वारा ही स्टिमुलेट होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। महिलाओं में बाल प्यूबिक रीजन और एक्जिला में विकसित होता है। बॉडी हेयर ग्रोथ कम होती है। सर के बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, है ना। तो महिलाओं में सर के बाल लंबे लंबे हो जाते हैं। पुरुषों की अपेक्षा या मेल की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा लंबे बाल पाए जाते हैं, और महिलाओं में प्यूबिक रीजन में और एक्जिला में ही ज्यादा बाल पाए जाते हैं। ये जो महिलाओं में हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। महिलाओं में पूरे शरीर में बाल नहीं पाए जाते, जैसे कि मेल्स में पूरे शरीर में बाल पाए जाते हैं ना, लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स में बॉडी हेयर ज्यादा नहीं रहती है, सर के बाल ज्यादा रहते हैं, और सिर्फ आर्मपिट में और प्यूबिक रीजन में ही बाल पाए जाते हैं। इसको फीमेल टाइप हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसके बाद स्किन पे क्या असर होता है, त्वचा नरम और चिकनी होती है। त्वचा की रक्त संवहन में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमें पता है फीमेल्स की स्किन काफी सॉफ्ट रहती है मेल्स की अपेक्षा। तो ये जो सॉफ्टनेस होती है ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है। देन बॉडी शेप, कंधे संकीर्ण हो जाते हैं, कूल्हे व्यापक हो जाते हैं, जांघें कन्वर्ज होती हैं और हाथ डाइवर्ज होते हैं। स्तनों और नितंबों में भी वसा का जमाव बढ़ जाती है। जो फीमेल और मेल में बॉडी शेप में अंतर होता है, फीमेल्स की बॉडी मेल की बॉडी से अलग होती है ना। फीमेल का पेल्विक रीजन ज्यादा चौड़ा होता है और कंधे संकीर्ण होते हैं, कंधे की चौड़ाई कम होती है। ये हम लोगों ने मेल कैरेक्टर पढ़ते वक्त भी पढ़ा था कि मेल में कंधे की चौड़ाई ज्यादा होती है और पेल्विक की चौड़ाई कम होती है ना। लेकिन फीमेल्स में कंधे संकीर्ण होते हैं और पेल्विक रीजन ज्यादा चौड़ी होती है। तो ये जो प्रभाव है ये ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। प्यूबर्टी के बाद जब ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तब शरीर में ये परिवर्तन अपने आप ही होने लगते हैं। इसके बाद देखिए लिखा है जांघें कन्वर्ज होती हैं। तो इसमें क्या होता है, फीमेल के जो पैर होते हैं वो थोड़े अंदर की ओर होते हैं, है ना। फीमेल के दोनों पैरों के बीच में गैप थोड़ी कम होती है नॉर्मली, तो इसी को कन्वर्ज कहा जाता है। और हाथ डाइवर्ज होते हैं। ये जो हाथ हैं ये बाहर की ओर रहते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसी को डाइवर्ज कहा जाता है। लेकिन मेल बॉडी में ऐसा नहीं होता है। मेल बॉडी में पैर उसके कन्वर्ज नहीं होते हैं, पैर सीधे सीधे रहते हैं इस तरह से, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। तो ओवरऑल फीमेल बॉडी की जो शेप होती है वो ईस्ट्रोजन द्वारा मेंटेन होती है। इसके बाद पेल्विस पे क्या प्रभाव पड़ता है, श्रोणि के विस्तार के साथ ट्रांसवर्स डायमीटर की वृद्धि हो जाती है। पेल्विस और पेल्विक आउटलेट गोल या अंडाकार हो जाते हैं। इस प्रकार महिलाओं में श्रोणि पुरुषों से अलग होती है, जो कीप के आकार की होती है। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। मेल पेल्विस जो होती है वो इस तरह से कीप के आकार की होती है, ठीक है। लेकिन फीमेल पेल्विस अंडाकार होती है और चौड़ी होती है। तो ये इसका डायमीटर जो होता है फीमेल पेल्विस का, ये थोड़ा सा ज्यादा रहता है, कुछ इस तरह का। तो ये क्यों चौड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ से फीटस को ट्रैवल करना होता है, बाहर निकलना होता है, तो वहाँ पे जगह की जरूरत होती है, काफी स्पेस की जरूरत होती है। इसीलिए फीमेल पेल्विस चौड़ी रहती है और इसका पेल्विक आउटलेट जो होता है और पेल्विक कैविटी जो होती है वो भी मेल की अपेक्षा चौड़ी रहती है। देन वॉइस में भी बदलाव आता है। गला प्री प्यूबर्टल स्टेज में रहता है, जो हाई पिच आवाज पैदा करता है। हमें पता है फीमेल्स की आवाज पतली होती है ना, मेल की आवाज मोटी हो जाती है। ये हमने पढ़ा था टेस्टिस या टेस्टोस्टेरोन पढ़ते वक्त, है ना। लेकिन फीमेल्स की आवाज काफी पतली रहती है और हाई पिच रहती है।
तो ये जो मेंटेन होके रहती है, ये नहीं बदलती है, ये ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। उसके बाद देखिए स्तन पे प्रभाव। ईस्ट्रोजन स्तनों के स्ट्रोमल टिश्यू का विकास करती है, एक व्यापक डक्टाइल सिस्टम का विकास करती है। डक्टाइल सिस्टम में वसा का जमाव बनाती है। तो जब मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं प्यूबर्टी के बाद, तो ये डेवलपमेंट की प्रोसीजर ईस्ट्रोजन द्वारा स्टार्ट होती है ना। तो स्तनों की जो वृद्धि आरंभ होती है वो ईस्ट्रोजन के प्रभाव के कारण ही होती है। आप लोग यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए पहले कोई भी टिश्यू नहीं होता है, फिर धीरे धीरे ब्रेस्ट बड दिखने लगता है, ये ईस्ट्रोजन के कारण होता है। और इस ब्रेस्ट बड में फिर ग्रोथ होने लगती है, यहाँ पे एक डक्टाइल सिस्टम बनने लगता है। हमें पता है मेमोरी ग्लैंड्स में डक्ट्स होती हैं, ये हमने मेमोरी ग्लैंड वाले चैप्टर में पढ़ा था पहले भी। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं क्लियर आइडिया के लिए। तो इसमें जो डक्ट्स बनती हैं वो ईस्ट्रोजन के प्रभाव से ही बनना शुरू होती हैं। ये सभी प्रभाव स्तनों को स्तनपान के लिए तैयार करते हैं। ईस्ट्रोजन कुछ हद तक स्तनों के लोब्यूल और एल्वियोली के विकास का भी कारण बनता है। हालांकि प्रोजेस्टेरॉन स्तन की पूर्ण वृद्धि के लिए आवश्यक है और इसके कार्य के लिए प्रोलैक्टिन आवश्यक है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना। तो ये जो ब्रेस्ट फॉर्मेशन या मेमोरी ग्लैंड्स के ग्रोथ की जो प्रक्रिया है, ये ईस्ट्रोजन द्वारा स्टार्ट होती है। देन प्रोजेस्टेरॉन द्वारा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन द्वारा इसका जो डक्टाइल सिस्टम है, इसकी जो एल्वोलीज हैं, इसके जो लोब्यूल्स हैं वो ज्यादा और मात्रा में बढ़ने लगते हैं, साइज में ग्रो करने लगते हैं, ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और इसमें मिल्क सिक्रेशन भी शुरू हो जाता है ना। जो मिल्क सिक्रेशन शुरू होता है वो किसकी वजह से शुरू होता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से शुरू होता है। तो इसमें मेमोरी ग्लैंड्स में बनने की प्रक्रिया ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है, और इसमें जो मिल्क सिक्रेशन होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। यहाँ डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स बहुत सारे डक्ट्स से कनेक्टेड हैं, और सारी डक्ट्स जाके कहाँ खुल रही हैं, निप्पल में खुल रही हैं, है ना। तो ये जो लोब्यूल्स हैं, देखिए इस लोब्यूल्स को बड़ा करके दिखाया गया है, एक लोब्यूल दिखाई गई है, और इस लोब्यूल के अंदर फिर एल्वियोलीज पाई जाती हैं। इस एल्वियोली को देखिए बड़ा करके दिखाया गया है। इसके अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो मिल्क सिक्रेशन करती हैं। तो इसके अंदर मिल्क जमा रहता है। ऐसे हर एल्वियोली के अंदर मिल्क जमा रहता है, और बहुत सारी एल्वियोलीज मिलके लोब्यूल्स बनाती हैं। और ये लोब्यूल्स में जो पाइप कनेक्शन रहता है, डक्ट का कनेक्शन रहता है, इस डक्ट द्वारा क्या होता है, मिल्क ट्रैवल करके निप्पल द्वारा बाहर फिर निकलता है ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स आपस में मिलके स्तन की वृद्धि और स्तन के कार्यकलाप में मदद करती हैं। देन हड्डियों पे प्रभाव। ईस्ट्रोजन ऑस्टियोब्लास्टिक गतिविधि को बढ़ाता है, इसीलिए प्यूबर्टी के समय शरीर के विकास दर में काफी वृद्धि होती है। लेकिन साथ ही साथ ईस्ट्रोजन शाफ्ट के साथ एपिफाइसिस के शुरुआती संलयन का कारण बनता है। यह प्रभाव पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के समान प्रभाव की तुलना में महिलाओं में बहुत मजबूत है। नतीजन क्या होता है, महिलाओं का विकास आमतौर पे पुरुषों की तुलना में कुछ साल पहले ही रुक जाता है। तो हमने टेस्टोस्टेरोन पढ़ते वक्त भी ये पढ़ा था कि पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो शाफ्ट से एपिफाइसिस के संलयन की प्रोसेस को शुरू कर देता है ना। तो टेस्टोस्टेरोन जब बनना शुरू होता है तब बॉडी की हाइट बढ़ना धीरे धीरे कम हो जाती है। बॉडी की हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। वैसे ही फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन के प्रभाव से ऑस्टियोब्लास्टिक गतिविधियां देखी जाती हैं। ऑस्टियोब्लास्टिक गतिविधियों के द्वारा क्या होता है, बॉडी में बहुत सारा विकास देखने को मिलता है, बॉडी की ग्रोथ बहुत सारी देखने को मिलती है प्यूबर्टी के दौरान। प्यूबर्टी जब शुरू होती है तब ईस्ट्रोजन हार्मोन का बनना भी बढ़ जाता है ना। तो ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन होता है उस समय पर ये बॉडी की हाइट में मैक्सिमम ग्रोथ करवाता है। प्यूबर्टी के दौरान आप लोग देखिएगा कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी हाइट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है, ये जो हाइट बढ़ती है ये ईस्ट्रोजन के स्राव के बढ़ने के साथ फिर कम होने लगती है।
बाद में आगे चल के क्या होता है, ये एपिफाइसिस और शाफ्ट के संलयन की प्रोसीजर को शुरू कर देता है और टेस्टोस्टेरोन की अपेक्षा ईस्ट्रोजन का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो कंबाइनिंग या ये जो संलयन की प्रक्रिया होती है एपिफाइसिस और शाफ्ट के बीच, ये बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है और बॉडी हाइट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। मेल्स की हाइट नॉर्मली फीमेल से ज्यादा ही रहती है ना। तो ये ईस्ट्रोजन के प्रभाव के कारण ही है। तो भले ही शुरुआती दौर में ईस्ट्रोजन शरीर के विकास दर को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक ये वृद्धि नहीं हो पाती है। ये वृद्धि कुछ साल बाद अपने आप ही बंद हो जाती है। बुढ़ापे में क्या होता है, ईस्ट्रोजन स्रावित नहीं होता है या फिर अल्प होता है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसमें हड्डियां बेहद कमजोर और नाजुक हो जाती हैं। इस वजह से हड्डियां फ्रैक्चर के लिए अति संवेदनशील होते हैं। तो जब मेनोपॉज का समय आ जाता है, उस वक्त ईस्ट्रोजन का स्राव बहुत कम हो जाता है। तो ये जो ईस्ट्रोजन के स्राव में कमी आ जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाती है, यानी हड्डियों की बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है और हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हड्डियों में छोटा छोटा डिजेनरेशन हो जाता है छोटी छोटी एरियाज में, और यहाँ पे ये पोर्स बनने लग जाती हैं। इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और बुढ़ापे में क्या होता है, हड्डियां कमजोर होने की वजह से फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देन मेटाबॉलिज्म पे प्रभाव, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर इसका प्रभाव क्या होता है, ईस्ट्रोजन प्रोटीन के एनाबॉलिज्म को प्रेरित करता है, जिसके द्वारा यह कुल शरीर प्रोटीन को बढ़ाता है। और फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, ईस्ट्रोजन स्किन के नीचे ऊतकों, स्तनों, नितंबों और जांघों में वसा का जमाव का कारण बनता है। महिला शरीर का समग्र स्पेसिफिक ग्रेविटी वसा जमाव के कारण पुरुषों की तुलना में काफी कम है। तो ये जो ईस्ट्रोजन होता है, ये शरीर में प्रोटीन का एनाबॉलिज्म भी करता है, यानी प्रोटीन डिपोजिशन को भी बढ़ाता है और फैट के डिपोजिशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो फीमेल शरीर में जो फैट डिपोजिशन हो जाता है, जो फीमेल शरीर में चौड़ाई में बढ़ने लग जाता है बहुत जल्दी जल्दी, ये ईस्ट्रोजन के प्रभाव की वजह से होता है। और इसी फैट डिपोजिशन की वजह से एक फीमेल बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेल बॉडी से कम ही रहती है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर प्रभाव। ईस्ट्रोजन किडनी के ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर रिटेंशन का कारण बनता है। यह प्रभाव सामान्य रूप से तो कम होता है, लेकिन गर्भावस्था में यह अधिक होने लगता है। तो हमें पता है, हमने देखा है कि गर्भावस्था में फीमेल्स के पैरों में सूजन आने लगती है ना। तो ये जो सूजन होती है, ये वाटर रिटेंशन की वजह से होता है, जो कि ईस्ट्रोजन के कारण होता है। ईस्ट्रोजन किडनी में सोडियम और वाटर रिटेंशन करता है, ये बॉडी में रोके रखता है पानी को और सोडियम को, ये बाहर नहीं निकलने देता है ज्यादा। तो इसकी वजह से ये जो पानी होता है, ये शरीर में या ये बॉडी में ऊतकों के नीचे जमा होने लगता है, जिससे बॉडी में वाटर की मात्रा मेंटेन होके रहती है। लेकिन अगर यही चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये शरीर में सूजन का कारण बनती है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही केसेस में देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए ईस्ट्रोजन के कार्य करने का तरीका क्या होता है। लक्ष्य कोशिकाओं की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर स्थित ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स क्या करती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, अल्फा और बीटा ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो अल्फा ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स गर्भाशय, लीवर, हार्ट और किडनी में मौजूद होते हैं और बीटा ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ओवरी और अन्य ऊतकों में मौजूद होते हैं। ईस्ट्रोजन जीन के माध्यम से कार्य करता है। तो ये जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, इसमें ईस्ट्रोजन की मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाती है सेल के ऊपर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर्स होते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ईस्ट्रोजन की मॉलिक्यूल आके जुड़ जाती है। उसके बाद ईस्ट्रोजन अपना एक्शन दिखाता है। तो ये जो रिसेप्टर्स पाई जाती हैं, ये दो प्रकार की पाई जाती हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स अलग अलग जगहों पे पाई जाती हैं। ये ईस्ट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाती हैं और ईस्ट्रोजन का प्रभाव उस ऑर्गन पे फिर देखने को मिलता है। ईस्ट्रोजन स्राव का विनियमन कैसे होता है, देखिए। ईस्ट्रोजन स्राव एंटीरियर पिट्यूटरी से जारी FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा विनियमित किया जाता है।
एफएसएच की रिहाई हाइपोथैलेमस से स्रावित गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएक्स से प्रेरित होता है। थेका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स में कई एफएसएच रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर के साथ बाध्यकारी होने के बाद एफएसएच साइक्लिक एएमपी के माध्यम से कार्य करता है और थेका और ग्रेनुलोसा सेल्स की सिक्रेटरी एक्टिविटीज को उत्तेजित करता है। ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या करता है, एफएसएच और जीएनआरएच के स्राव को रोकता है और ग्रेनुलोसा सेल्स द्वारा स्रावित इन्हिबिन भी एफएसएच और जीएनआरएच के स्राव को बाधित करके ईस्ट्रोजन स्राव को कम करता है। तो इसी चीज को हम डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है सभी ग्लैंड्स के स्राव का नियंत्रण या जो मेन नियंत्रित सेंटर कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसमें से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर प्रभाव डालता है, जहां से एलएच और एफएसएच का रिलीज होता है ना। एलएच और एफएसएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्रावित होता है। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है उसका प्रभाव होता है ओवरी पे, जहां पे थेका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं, ईस्ट्रोजन का निर्माण करती हैं। ईस्ट्रोजन जब बन जाता है ये सभी ऑर्गन्स पे अपना फंक्शन दिखाता है, लेकिन ईस्ट्रोजन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जरूरी होता है। तो ये जब ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस को खबर पहुंच जाती है कि ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। तब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से फिर आगे चल के एफएसएच का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। इसके अलावा ओवरी से इन्हिबिन नामक हार्मोन का भी स्राव होता है जो डायरेक्टली एफएसएच के सिक्रेशन को कम कर देता है। तो इस तरह से ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में कंट्रोल होके रहती है और बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाने पर क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा जीएनआरएच और एफएसएच दोनों का ही सिक्रेशन कम हो जाता है और साइड में ओवरी द्वारा बन रहे इन्हिबिन हार्मोन के द्वारा भी जीएनएच और एफएसएच का कंट्रोल हो जाता है, सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर ईस्ट्रोजन की लेवल्स मेंटेन होके रहती हैं बॉडी में। तो यहाँ पे आप लोग ईस्ट्रोजन लेवल्स देख सकते हैं। नॉर्मल ईस्ट्रोजन लेवल 30 से 400 तक रहती है। देन प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 5500 से 30,000 तक पहुंच जाती है। और जब मेनोपॉज हो जाता है तब ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन एकदम ही कम हो जाता है और 30 से कम ही ये रह जाती है। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, तो पीएमएस हो सकता है, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, जिसमें टाइम से पहले ही मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। पीसीओएस देखने को मिल सकता है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम देखने को मिलता है, सिस्ट बन जाती हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो पाती है और ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता रहता है। तो ये जो फॉलिकल्स होती हैं ये सिस्ट में परिवर्तित हो जाती हैं। देन इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारी जगहों पे एंडोमेट्रियल टिश्यू का विकास होने लगता है बाहर, जो कि एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर होना चाहिए, लेकिन यूट्रस के बाहर भी एंडोमेट्रियल टिश्यू बनने लगती है ईस्ट्रोजन के प्रभाव से, जहां से फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो इसको एंडोमेट्रियोसिस कही जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा रहे तो क्या होगा, थकावट रहेगी, मसल क्रैम्प्स होने लगेंगे, सर दर्द होने लगेगा। इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉज सिंड्रोम में अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहे तो वहां पे क्या होगा, वेट गेन होने लगेगा, आपकी फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी और वेट भी बढ़ने लगेगा। इसके अलावा मेमोरी पे इसका असर पड़ेगा, आपकी याददाश्त कमजोर होती रहेगी और ब्रेस्ट कैंसर होने का भी खतरा बन सकता है। अगर ईस्ट्रोजन की लेवल कम रहती है तो एडल्टहुड में क्या होता है, प्यूबर्टी डिलेड हो जाती है, यानी जो मैच्योरेशन 12-13 साल की उम्र में आ जानी चाहिए वो और देर से आती है ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से। इसके अलावा यूटीआई बार बार होने लगता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि हमें पता है ईस्ट्रोजन पीएच को मेंटेन करता है और बैक्टीरिया को किल करने में, मारने में मदद करता है। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा कम रहेगी तो वहां पे इन्फेक्शन का खतरा बार बार लगता रहेगा, तो यूटीआई होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा हेयर लॉस होने लगती है। हमें पता है ईस्ट्रोजन लेवल्स अगर सही रहे तो हमारे सर के बाल भी बहुत ज्यादा अच्छे, घने, मुलायम और लंबे होते हैं। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन लेवल कम रहेगी तो ये सर के सारे बाल भी धीरे धीरे करके झड़ जाएंगे।
प्रेगनेंसी के दौरान अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा कम रहे तो वहां पे फर्टिलिटी इश्यूज आ सकती है, यानी बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है ना। और जो भी बच्चा ठहरता है वो मिसकैरेज या अबॉर्शन होने का भी खतरा रहता है। पोस्ट मेनोपॉज में यानी मेनोपॉज के बाद, मेंस्ट्रुएशन रुकने के बाद अगर ईस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाए तो क्या होगा, वहां पे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है और हॉट फ्लैशेस और इनकॉन्टिनेंसेस बढ़ने लगती है, यानी शरीर में गर्मी सी बनने लगती है। और यूटीआई की वजह से इनकॉन्टिनेंस होने लगता है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है, जो यूरिन को कंट्रोल करके रखते हैं वो कंट्रोल पावर नहीं रह पाती है, यूरिन अपने आप ही लीक होने लगती है। तो ये ईस्ट्रोजन लेवल्स में कमी की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद आता है प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन के स्राव का स्रोत क्या होता है। गैर गर्भवती महिला या नॉन प्रेग्नेंट लेडीज में मासिक धर्म चक्र के पूर्वार्ध के दौरान यानी फॉलिकुलर स्टेज के दौरान अंडाशय के थेका इंटरना सेल्स द्वारा प्रोजेस्टेरॉन की एक छोटी सी मात्रा स्राव की जाती है, लेकिन प्रत्येक मासिक धर्म चक्र के उत्तरार्ध के दौरान यानी कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेटरी फेज के दौरान प्रोजेस्टेरॉन की एक बड़ी मात्रा स्रावित की जाती है। तो यहाँ पे जो फॉलिकल्स बनते हैं वो फॉलिकल्स हमें पता है कि ओव्यूलेशन से पहले क्या होता है, ओव्यूलेशन से पहले ईस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में बनती है और प्रोजेस्टेरॉन कम मात्रा में बनती है। वहीं ओव्यूलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, उस कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन कम मात्रा में स्रावित होती है और प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगती है। प्रोजेस्टेरॉन की छोटी मात्रा एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी स्रावित होती है, एड्रेनल ग्लैंड से भी प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होने लगता है ना। थोड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन, जिसको कि एंड्रोजेंस कहा जाता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी बनता है। गर्भवती महिला में पहले ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन की बड़ी मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित किया जाता है। ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि पहले के 2-3 महीनों में कॉर्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरॉन बनता है और तीसरे महीने के बाद जब प्लेसेंटा बन जाती है तो इस प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन का स्राव शुरू हो जाता है। दूसरे ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है। अपरा या प्लेसेंटा दूसरी और तीसरी ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन की बड़ी मात्रा का स्राव करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के स्रोत कहाँ से हमने पढ़े, एक ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है उसमें से थोड़ा सा प्रोजेस्टेरॉन स्राव होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है ओव्यूलेशन के बाद तो उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्राव होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी थोड़ा सा प्रोजेस्टेरॉन बनता है और अगर प्रेगनेंसी ठहर जाए तो वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है 3 महीने तक। और 3 महीने के बाद जब प्लेसेंटा बन जाती है तो प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होने लगता है। इसके बाद आइए देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन के कार्य या फंक्शंस क्या क्या हैं। प्रोजेस्टेरॉन का संबंध मुख्य रूप से गर्भावस्था के लिए गर्भाशय की तैयारी और स्तनपान के लिए स्तनों की तैयारी से है। तो प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो यूटरस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है और दूसरा मेमरी ग्लैंड्स को स्तनपान के लिए तैयार करना है। आइए देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव क्या क्या हैं। सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब पे प्रभाव। प्रोजेस्टेरॉन फैलोपियन ट्यूब्स की म्यूकोजल लेयर की स्राव को बढ़ा देता है। निषेचित अंडाणु या फर्टिलाइज्ड ओवम के पोषण के लिए फैलोपियन ट्यूब्स के स्राव आवश्यक है, क्योंकि यह प्रत्यारोपण से पहले फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो हमें ये पता है कि ओवरी से जब ओव्यूलेशन होके ओवम रिलीज हो जाता है तो ये ओवम कहाँ जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही जाता है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही इसका फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो वहां पे जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो कहाँ से उसको मिलती है, वो फैलोपियन ट्यूब में जो सेल्स से सिक्रेशंस होते रहते हैं उन सिक्रेशन से इस फर्टिलाइज्ड ओवम को न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये स्राव किसकी वजह से होते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्राव को बढ़ा देता है जिससे कि
न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है। जब तक ये फर्टिलाइज्ड ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है तब तक उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलता रहता है। देन इसके बाद आता है गर्भाशय पे प्रभाव। प्रोजेस्टेरॉन मासिक धर्म चक्र के सिक्रेटरी फेज के दौरान गर्भाशय एंडोमेट्रियम की स्राव को बढ़ा देता है। इस प्रकार गर्भाशय निषेचित अंडाणु के प्रत्यारोपण के लिए तैयार किया जाता है। तो जैसा कि हमें पता है, ओव्यूलेशन से पहले एंडोमेट्रियम ईस्ट्रोजन के प्रभाव से बन रही होती है, लेकिन जब ओव्यूलेशन हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है तब एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। ये जो थिकनेस है ये फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए ही बढ़ती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट जाके कहाँ इम्प्लांटेशन होता है, कहाँ प्रत्यारोपण होता है, इसी एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपण होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन की जो सिक्रेटरी फेज के दौरान एक्टिविटी होती है वो प्रत्यारोपण के लिए ही होती है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, देखिए, एंडोमेट्रियम कोशिकाओं की संख्या और आकार को बढ़ाकर एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाता है। एंडोमेट्रियम की मोटाई सिक्रेटरी फेज की शुरुआत में 1 mm से बढ़कर सिक्रेटरी फेज के अंत में लगभग 5 से 6 mm मोटी हो जाती है। गर्भाशय ग्रंथियों का आकार बढ़ाता है और ये ग्रंथियां अधिक घुमावदार हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ग्रंथियां होती हैं, जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, उनको भी ये घुमावदार बना देता है, टॉर्चर्स बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। गर्भाशय ग्रंथियों की एपिथेलियल कोशिकाओं के स्राव को भी बढ़ाता है। ये एंडोमेट्रियम की स्ट्रोमल कोशिकाओं में लिपिड और ग्लाइकोजन के जमाव को बढ़ाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन के लिए फिर आगे चल के काम में आता है। जब जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो वहां पे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उसको बढ़ने के लिए, है ना। तो इसीलिए लिपिड और ग्लाइकोजन का जमाव या डिपोजिशन भी वहां पे बढ़ जाता है। एंडोमेट्रियम के लिए रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। यह ब्लड वेसल्स के आकार में वृद्धि और वैसोडाइलेशन के कारण होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई बढ़ी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा डायलेटेड हो जाती है, जिससे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम को बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय संकुचन को कम करता है। इस तरह से प्रत्यारोपित अंडाणु के निष्कासन को रोकता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि गर्भाशय की वृद्धि हो रही होती है तो वहां पे गर्भाशय को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। अगर गर्भाशय रिलैक्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, अंदर जो फीटस बढ़ रहा है वो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बाहर निकल आएंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी होता है। वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वो गर्भाशय को रिलैक्स करके रखता है, उसके संकुचन को, उसके कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो गर्भ है वो गर्भाशय में बहुत ही आराम से वृद्धि होता रहता है और आगे चल के एक बहुत ही सुंदर शिशु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं या जो सारे चेंजेस गर्भाशय में देखने को मिलते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होते हैं। और ये क्यों जरूरी होते हैं, ये गर्भाशय में इम्प्लांटेड जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, उसके पोषण के लिए, उसकी वृद्धि के लिए और एक स्वस्थ शिशु के निर्माण के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन तीसरा आता है गर्भाशय के ग्रीवा या सर्विक्स पे प्रभाव। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकोजा की मोटाई को बढ़ाता है और इस तरह शुक्राणु के गर्भाशय में परिवहन को रोकता है। इस प्रभाव का उपयोग गर्भ निरोधक गोलियों के कार्य में भी किया जाता है। तो जैसा कि हमें पता है, अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाए, प्रेगनेंसी ठहर जाए, तो उसके बाद फिर स्पर्म्स की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये जो स्पर्म्स अंदर जाते हैं, इसको रोकने के लिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सर्विक्स की थिकनेस को बढ़ा देता है, सर्विक्स को मोटा कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पैसेज होता है वो बंद हो जाता है वहां से और स्पर्म्स अंदर ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। इसके बाद स्तन ग्रंथियों पे प्रभाव। प्रोजेस्टेरॉन एल्वियोलर कोशिकाओं का प्रसार और विस्तार करके स्तन ग्रंथियों के लोब्यूल्स और एल्वियोली के विकास को बढ़ावा देता है। इससे स्तनों में स्राव की प्रकृति भी उत्पन्न होती है। यह स्तनों की त्वचा के नीचे के ऊतकों में स्राव गतिविधि और फ्लूइड संचय को बढ़ाकर प्रफुल्लित करता है। तो ये जो स्तनों का आकार बढ़ता है आगे चल के, मैच्योरिटी के बाद स्तनों का आकार बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी स्तनों का आकार बढ़ जाता है,
तो उसके अंदर जो लोब्यूल्स होते हैं, जो एल्वियोलीज पाई जाती हैं, वो और ज्यादा बढ़ने लगती हैं और ज्यादा उसमें डिविजन्स होने लगते हैं, है ना। तो ये ओवरऑल स्तनों में जो मिल्क सिक्रेशन की प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देता है, स्तनों को मैच्योर करता है। तो ओवरऑल ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये ब्रेस्ट फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद देखिए हाइपोथैलेमस पर प्रभाव। प्रोजेस्टेरॉन फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से हाइपोथैलेमस से एलएच के स्राव को रोकता है। इस प्रभाव का उपयोग इसकी गर्भ निरोधक क्रिया के लिए भी किया जाता है। तो हमें पता है कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का सिक्रेशन होता है और ये जीएनआरएच क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन करता है, जो कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को और ओवरी में ओवम फॉर्मेशन की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं, है ना। एलएच से ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, जो कि 14th डे पे सिक्रेट होती है। लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ जाता है तो वहां पे क्या होता है, एलएच का सिक्रेशन कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आगे ओव्यूलेशन नहीं होती है। तो जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी ठहर जाती है, फीटस बढ़ने लगता है, वहां पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो उस दौरान ओवम की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हमें दूसरी प्रेगनेंसी एक प्रेगनेंसी के दौरान नहीं चाहिए। तो उस दौरान क्या होता है, ओवरी में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से बंद हो जाती है। जो क्यों होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन के बंद होने की वजह से होता है। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच का सिक्रेशन बंद हो जाता है, ताकि आगे फिर ओव्यूलेशन ना हो। और इसी प्रभाव का उपयोग गर्भ निरोधक क्रिया के लिए भी किया जाता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां आपको उपलब्ध होती है मार्केट में, उनमें ज्यादातर क्या होता है, उनमें ज्यादातर यही प्रोजेस्टेरॉन ही होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां जब आप लेते हैं तब एलएच का सिक्रेशन बंद हो जाता है और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, इससे गर्भधारण भी नहीं होता है। इसके बाद देखिए थर्मोजेनिक प्रभाव। प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन के बाद शरीर के तापमान को बढ़ाता है। हमें पता है कि ओव्यूलेशन के दौरान शरीर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, ये सभी ने फील किया होगा, सभी फीमेल्स में ये प्रक्रिया पाई जाती है। यह तापमान विनियमन करने वाला हाइपोथैलेमिक सेंटर पर कार्य करता है और शरीर के तापमान को बढ़ाता है। तो उस दौरान जो ये टेम्परेचर की वृद्धि होती है शरीर में, ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है। देन उसके बाद देखिए श्वसन पे प्रभाव। मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटियल फेज के दौरान और गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन श्वसन केंद्र के माध्यम से वेंटिलेशन को बढ़ाता है। इससे एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव कम हो जाता है। तो शरीर में वेंटिलेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है बॉडी को, है ना, बहुत सारे चेंजेस उसमें हो रहे होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन का वेंटिलेशन होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है शरीर में, ये प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा ही बढ़ती है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे प्रभाव। देखिए प्रोजेस्टेरॉन गुर्दे के ट्यूब्यूल से सोडियम और पानी का अवशोषण बढ़ाता है। अधिक मात्रा में ये सोडियम और पानी के उत्सर्जन का भी कारण माना जाता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन अगर नॉर्मल लेवल में पाया जाए तो ये सोडियम और पानी का अवशोषण या रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किडनी से, जिसमें क्या होता है, जिसमें शरीर में पानी की मात्रा मेंटेन होके बैलेंस होके रहती है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए जरूरत से, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो सोडियम और वाटर का उत्सर्जन बढ़ा देता है। यह अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण हो सकता है यदि प्रोजेस्टेरॉन उन्हीं रिसेप्टर के साथ जुड़ता है जो एल्डोस्टेरॉन के साथ बनता है। इसीलिए एल्डोस्टेरॉन का कार्य अवरुद्ध हो जाती है, जिससे सोडियम और पानी का उत्सर्जन होता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन सोडियम और पानी की मात्रा को मेंटेन करके रखने में मदद करती है शरीर में। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लासेस में, है ना। तो अगर एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर्स में प्रोजेस्टेरॉन जाके कंबाइन हो जाए या जुड़ जाए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पानी का जो लेवल मेंटेन होके रहना चाहिए बॉडी में, वो नहीं रह पाएगा। वहां पे पानी का उत्सर्जन बढ़ जाएगा, ज्यादा यूरिनेशन होने लगेगी, पानी शरीर से ज्यादा लॉस होने लगेगा, है ना। तो ये प्रोजेस्टेरॉन की ज्यादा मात्रा में बढ़ने की वजह से होता है। इसके अलावा देखिए प्रोजेस्टेरॉन आपके ब्रेन पर भी असर डालता है, ब्रेन को काम रखता है, शांत रखता है और सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है।
लीवर और किडनी के हेल्थ के लिए भी प्रोजेस्टेरोन बहुत जरूरी होता है। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को तो ये बढ़ाता ही है और साथ में ये क्या करता है, बोन डेंसिटी को भी बढ़ाता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरोन लेवल्स दिखाई गई हैं। तो नॉर्मल लेवल्स एडल्टहुड में 0.1 से 25 नैनोग्राम तक रहती है। 10 से 290 नैनोग्राम तक हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, यानी प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। और फिर पोस्ट मेनोपॉज यानी मेनोपॉज होने के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने के बाद इसकी मात्रा फिर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर बहुत हाई लेवल में प्रोजेस्टेरोन पाया जाए शरीर में तो क्या होगा, देखिए एडल्टहुड में माइग्रेन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, लेजीनेस, ड्राउजीनेस हो सकती है। तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वहां पे स्फूर्ति की कमी हो जाती है शरीर में और जो पेशेंट होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी दोनों ही तरह से वो कमजोर हो जाता है या लेजी हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रोजेस्टेरोन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये मोलर प्रेगनेंसी करवा सकती है। मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है और ये सही बच्चे का रूप धारण नहीं कर पाता, इसको मोलर प्रेगनेंसी कही जाती है। पोस्ट मेनोपॉज या मेनोपॉज होने के बाद ये जॉइंट पेन करवा सकता है, हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स भी करवा सकता है, यानी चेस्ट पेन होना, हार्ट में कंजेशन होना, चेस्ट में कंजेशन होना, इस तरह के सिम्टम्स भी ये करवा सकता है प्रोजेस्टेरोन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए। अगर प्रोजेस्टेरोन कम रहे तो इससे क्या होगा, देखिए लो लेवल प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एडल्टहुड में ओवरियन सिस्ट का कारण बन सकता है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ सकती है यानी मेंस्ट्रुएशन उसका सही से नहीं होगा और एलर्जीज को भी ये बढ़ा सकता है। तो जो भी एलर्जी अगर किसी में पाई जा रही है, अगर प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम रहेगी तो एलर्जी ज्यादा देखने को मिलेगी। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा कम हो तो वहां पे इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है और मिसकैरेज भी देखने को मिल सकता है, यानी या तो बच्चा नहीं ठहरेगा और अगर ठहरा तो वहां पे क्या होगा, मिसकैरेज होने का खतरा रहेगा। अगर पोस्ट मेनोपॉजल यानी मेनोपॉज के बाद अगर प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम हो जाए तो वहां पे क्या होगा, वेजाइना की ड्राइनेस बढ़ जाएगी, वहां पे सिक्रेशंस कम हो जाएंगे, ब्रेस्ट टिश्यू टेंडर हो जाएगी, वहां पे टेंडरनेस बढ़ जाएगी, ब्रेस्ट टिश्यू में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, है ना। और वहां पे मूड स्विंग्स भी होने लगेंगे, यानी जो ब्रेन आपका काम रहना चाहिए वो नहीं होगा। कभी अचानक से आप बिना कारण के ही गुस्सा हो जाओगे, कभी दुखी हो जाओगे, कभी बिना कारण के ही आप इरिटेट होने लग जाओगे। तो इस तरह के मूड स्विंग्स आप में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए फीमेल बॉडी में जो दो मेन हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनको बैलेंस में चलना बहुत जरूरी होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के आधे समय तक ईस्ट्रोजन का स्राव बहुत ज्यादा रहता है और आधे समय तक प्रोजेस्टेरोन का स्राव बहुत ज्यादा रहता है। ये दोनों ही हार्मोन्स आपस में बैलेंस करके फंक्शन करती हैं बॉडी में, इसीलिए इन दोनों ही हार्मोन्स के बैलेंस लेवल में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए ईस्ट्रोजन जहाँ बिल्ड्स अप यूटेराइन लाइनिंग यानी यूटेराइन लाइनिंग को बढ़ाता है या एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाता है, वहीं प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखने में मदद करता है। ईस्ट्रोजन बॉडी फैट को बढ़ाता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उस फैट को यूज करता है एनर्जी बनाने में। अब मान लीजिए अगर प्रोजेस्टेरोन कम है, ईस्ट्रोजन सही है लेकिन प्रोजेस्टेरोन कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम मेंटेन होकर नहीं रह पाएगी और इरेगुलर पीरियड्स आने लगेंगे, पहले ही पीरियड्स आ जाएंगे या फिर देर से पीरियड्स आएंगे। और देखिए फैट टिश्यू डिपॉजिट होता चला जाएगा ईस्ट्रोजन के प्रभाव से, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों ही हार्मोन्स को बैलेंस में बने रहना बहुत जरूरी है। दोनों ही हार्मोन्स साथ में मिलके काम करती हैं। देखिए आगे फिर ईस्ट्रोजन डिप्रेशन, हेडेक और माइग्रेन जैसे सिम्टम्स को पैदा करने में कारण बनता है, लेकिन वहीं प्रोजेस्टेरोन एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। तो ये बैलेंस होके चलता है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन से जो मूड स्विंग्स होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन द्वारा फिर सही हो जाते हैं। इंटरफियर्स विद थायराइड हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन थायराइड हार्मोन के काम को कम कर देता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन थायराइड हार्मोन के काम को हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स थायराइड हार्मोन एक्शन लिखा है, तो थायराइड हार्मोन के फंक्शन को ये बढ़ाता है। ईस्ट्रोजन इंक्रीजेस ब्लड क्लॉटिंग, प्रोजेस्टेरोन नॉर्मलाइजेस ब्लड क्लॉटिंग। ईस्ट्रोजन ब्लड क्लॉटिंग की एक्टिविटी को बढ़ाता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन इसको नॉर्मल मेंटेन करके रखने में मदद करता है।
ईस्ट्रोजन डिक्रीजेस लिबिडो, अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा बनी रहे तो सेक्सुअल एक्टिविटी या लिबिडो बहुत कम हो जाती है। वहीं प्रोजेस्टेरोन रिस्टोर्स लिबिडो, तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अगर सही बनी रहे तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी या लिबिडो को मेंटेन करके रखने में मदद करती है। ईस्ट्रोजन इम्पेयर्स ब्लड शुगर कंट्रोल, तो ब्लड शुगर की जो लेवल मेंटेन होनी चाहिए वो ईस्ट्रोजन के द्वारा गड़बड़ा जाती है, वहां पे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यही ईस्ट्रोजन द्वारा जो गड़बड़ पैदा होती है उसको सही करता है, उस ब्लड लेवल को, उस ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करके रखने में, रेगुलेट करने में मदद करता है। ईस्ट्रोजन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर व्हाइल प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एंडोमेट्रियल कैंसर, तो एंडोमेट्रियम में जो कैंसर होता है वो ईस्ट्रोजन की ज्यादा मात्रा के कारण हो सकता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ईस्ट्रोजन से होने वाले एंडोमेट्रियल कैंसर से बचाने में मदद करता है, ये एंडोमेट्रियल कैंसर को नहीं होने देता है। ईस्ट्रोजन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन प्रोजेस्टेरोन प्रोबेबल प्रिवेंशन फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, यानी ईस्ट्रोजन की अगर ज्यादा मात्रा बनी रहे तो वहां पे ब्रेस्ट कैंसर होने का भी खतरा रहता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उसी ईस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करता है और ब्रेस्ट कैंसर होने से भी बचाता है। तो दोनों ही हार्मोन्स शरीर के लिए जरूरी हैं, पर दोनों हार्मोन्स आपस में लेवल मेंटेन करके चले, एक दूसरे को रेगुलेट करके चले, ये भी जरूरी है। तो ईस्ट्रोजन की मात्रा अगर बढ़ जाए तो उसको कम्बैट करने के लिए, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की मात्रा भी शरीर में सही होनी चाहिए। तो दोनों ही हार्मोन्स की सही मात्रा शरीर को मेंटेन करके रखने के लिए, शरीर में सारी एक्टिविटीज, बेसिकली रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ओवरी कंप्लीट कर लिया, इससे स्राव होने वाले ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। इसके साथ ही हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो गया और एंडोक्राइन सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से यूनिट 3 शुरू करेंगे। तब तक आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी आके हमारी क्लासेस में पढ़ पाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।